हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज हम लोग झारखंड बोर्ड का मॉडल नंबर सेट नंबर 2 करेंगे, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2। तो ये पूछ रहा है क्या ये जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के ट्रांजिटिव है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव की जहाँ तक बात होती है, रिफ्लेक्सिव का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का 1 1 भी होना चाहिए, 2 का 2 2 होना चाहिए, 3 का 3 3 होना चाहिए, 4 का 4 4 होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ होना चाहिए, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है आपको, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 दिख रहा है। क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से रिफ्लेक्सिव ही है, रिफ्लेक्सिव ही सही होगा। ट्रांजिटिव का तो सवाल ही नहीं होता है। ट्रांजिटिव में 1 2 2 3 तो 1 3 भी होना चाहिए था, 1 2 होना चाहिए, 2 3 तो 1 3 भी होना चाहिए था, जो कि ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, n टेंस टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है और एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x। चूज़ करना है 1 1 ऑन टू है कि 1 1 बट नॉट ऑन टू है। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x, देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक ये देखिए दो सेट है, इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल है। एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 3x, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 3x फंक्शन है, मतलब जो हम यहाँ पे डालेंगे उसका तिगुना मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, इधर भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह चलते जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो 1 का ट्रिपल क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 का ट्रिपल क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा, 3 का ट्रिपल 9 मिल जाएगा, है ना। तो हर एलिमेंट का ट्रिपल तो इसमें मिलेगा, तो 1 1 तो डेफिनेटली है। अब ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट खाली है। देखिए, एवरी बी का प्री इमेज होना चाहिए, एवरी बी का प्री इमेज होना चाहिए ए में, लेकिन इस बी में ये जो 1 2 4 ये सब दिख रहा है, इसका प्री इमेज ए में है नहीं, तो ऑन टू तो बिल्कुल नहीं है। तो 1 1 है बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन नंबर सी 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट एफ आर टू टेंस टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x - 7, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो देखिए, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 3x - 7, एफ एक्स को थोड़ा देर के लिए y मान लीजिए, y, तो y इक्वल टू 3x - 7। तो यहाँ से x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, y + 7/3 हो जाएगा। यही मैं एफ इनवर्स x में डालूँगा, एफ इनवर्स x में डालूँगा तो क्या आ जाएगा, y + 7/3 आ जाएगा। और एफ इनवर्स अगर मैं एफ इनवर्स यहाँ पे y हो जाएगा, एफ इनवर्स y + 7 3 होगा, तो एफ इनवर्स x कितना हो जाएगा, x + 7/3 हो जाएगा, है ना। y की जगह x डाल देंगे तो x + 7/3, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं इन्वर्स कैसे निकलता है। इन्वर्स निकालने के लिए इसको y मान लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू अलग कर लीजिए और फिर एफ इनवर्स y हो जाएगा y + 7/3, और y को रिप्लेस कर दिया x से, तो x + 7/3 आपका एफ इनवर्स मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू mod x और जी एक्स इक्वल टू लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देन फॉग 3/2 पूछ रहा है। तो पहले ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको mod में 1.35 दिया हुआ है, मॉड नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, तो ये फंक्शन क्या करता है, आपको 1 निकाल के देगा, मतलब 1.35 का क्या देगा आपको, 1 दे देगा। उस तरह 1.5 रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, 1 दे देगा आपको, ठीक है, 1 दे देगा। समझ रहे हैं, तो ओके, तो समझ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है। तो यहाँ पे फॉग 3/2 निकालना है। फॉग मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, इसको बोलते हैं फॉग। तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब कि एफ एक्स के अंदर जी एक्स को डालना है, एफ एक्स के अंदर जी एक्स को डालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे एफ एक्स के अंदर जी एक्स को आप डाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पास ये एफ एक्स है, वेट, देखिए एफ एक्स सबको क्या दिया हुआ है, mod x दिया हुआ है, और जी एक्स सबको क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे को निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, फॉग
फॉग मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ एक्स का एक्स फंक्शन में मुझे जी एक्स डालना है। तो एफ एक्स में अगर मैं जी एक्स डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस मॉड एक्स का वैल्यू, एक्स का रिप्लेस कौन ले लेगा, ये जी एक्स ले लेगा। जी एक्स क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रहा। अब आपको बोल रहा है एफ ऑफ फॉग 3/2 पूछ रहा है, फॉग 3/2, 3/2 का पॉइंट वैल्यू कितना होता है, 1.5 होता है। यानी कि मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 डालना है आपको, और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 का मॉड क्या मिलेगा, भी 1 मिलेगा। यानी कि फॉग 3/2 कितना आपको मिला, 1 मिला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एफ लिखा हुआ है r टेंस टू r, एफ एक्स इक्वल टू 3 - x³ का पावर 1/3, फॉफ एक्स निकालना है आपको, फॉफ एक्स निकालना है। तो देखिए फॉफ मैं क्लियर कर देता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स आपको दिया हुआ था 3 - x³ का पावर 1/3, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शन है वो x दिख रहा है आपको। अब फॉफ मतलब होता है f के अंदर ही f डाल देना, मतलब इस फंक्शन के अंदर ही एफ एक्स का वैल्यू डाल देना, समझ रहे हैं। तो इस फंक्शन के अंदर x के जगह, जैसे मान लीजिए एफ एक्स ये है तो f1 क्या हो जाता है, x के जगह 1 डाल देते हैं। तो f ऑफ f मतलब f के अंदर ही f डाल देना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 3 - x³ के जगह यही वाला पुट कर देंगे, इसी वाले चीज़ को x³ की जगह डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 - x³ का पावर 1/3 और उसका पावर हो जाएगा 3। समझ रहे, ये इसके जगह पर हुआ, किसके जगह पर हुआ, x के जगह पे मैंने ये डाल दिया, x का ही वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू, और उसका पावर 1/3, और ये बाहर एक पावर 1/3 भी खड़ा था। समझ रहे हैं। तो देखिए इस 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 3 - x का पावर 3 बच रहा है, और उसका पावर 1/3 बच रहा है। समझ रहे हैं, उसका पावर क्या बच रहा है, 1/3 बच रहा है, ठीक है। तो जो कि क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका पावर है ये, समझ रहे हैं, इसका पावर, ये 3 अलग है। तो 3 माइनस यहाँ क्या बच रहा है, 3 - x ही बच रहा है, उसका पावर 1 बच रहा था, ठीक है। तो डेट इज हो जाएगा 3 - 3 + x हो जाएगा, 3 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, x। ऑप्शन नंबर 5 का ए, ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको। समझ रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स a + cot इनवर्स 1। तो tan इनवर्स देखिए थीटा दोनों का सेम है, तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स a + cot इनवर्स a लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स थीटा + cot इनवर्स थीटा π/2 होता है, फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, π/2, साइन π/2 sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, कॉस इनवर्स -1/2। तो पहले नेगेटिव से निपटेंगे। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है π - कॉस इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और π - कॉस इनवर्स थीटा, तो कॉस इनवर्स है, देखिए 1/2 को भी कॉस में बोल सकते हैं, कॉस में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री में आता है, यानी π/3 में आएगा। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है, तो π - π/3 हो जाएगा। तो π - π/3 कट के क्या आ जाएगा, 2π/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा π - कॉस इनवर्स थीटा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूँ किस में π- होता है और किस में सिर्फ इन्वर्स होता है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि कॉस इन्वर्स माइनस थीटा क्या होता है, π - कॉस इन्वर्स थीटा होता है, ठीक है। कॉस के बाद सेक होता है, सेक इन्वर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, π - सेक इन्वर्स थीटा हो जाएगा। और एक होता है कॉट इन्वर्स माइनस थीटा, π - कॉट इन्वर्स थीटा होता है, ठीक है। बाकी जो होता है साइन कॉस टेन, तो साइन कॉस टेन के साथ साइन इन्वर्स माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन इन्वर्स थीटा, ठीक है। इसी तरह कॉस इन्वर्स माइनस थीटा माइनस कॉस इन्वर्स
साइन tan और एक बच गया कॉसेक, ये भी माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाएगा और एक बचेगा कॉसेक, कॉसिक इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसिक इनवर्स थीटा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, तो काफ़ी आसानी से आगे भी सेट्स में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2 का इक्वल। तो देखिए यही फॉर्मूला अभी यूज़ होने वाला है जो अभी मैंने बताया है। क्या लिखा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो tan इनवर्स में √3 सीधा आप सोचिए tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है 60 डिग्री यानी π/3, तो इसका तो आंसर π/3 हो जाएगा। फिर देखिए सेक इनवर्स माइनस थीटा, अभी मैंने बताया कि कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस से होता है, माइनस थीटा के अंदर रहेगा, तो इसको क्या लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अभी मैंने फॉर्मूला बताया π/3, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 सोचने का सबसे डायरेक्ट तरीका है, सेक में 2 कब आता है, सोचिए सेक में 2 आएगा जब कॉस में 1/2 आता है। कॉस में 1/2 किस में आता है, कॉस में 1/2 आता है 60 में, तो सेक 60 में 2 आएगा। सेक 60 में 2 का बात, सेक इनवर्स √2 का क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री यानी π/3 लिख सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए, π/3 माइनस पाई प्लस π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 2π/3 और माइनस पाई यानी माइनस π/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप डायरेक्ट जल्दी से बना सकते हैं इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ तो देखिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा दिख रहा है। अभी मैंने बताया साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन हो गया, ये π/3 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कब आता है 30 डिग्री में आता है, तो π/6 लिख देंगे। π/3 या π/6 यानी ये 30 और ये 60, 30 60 मिलकर 90 होता है, तो साइन π/2 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि ये एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू, लिखा है 1 2 3 ये बी दिया हुआ, देन वैल्यू ऑफ ए बी का क्या लिख रहा है, ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। ये देखिए जो डैश दिया हुआ है ना, ठीक है, ये ट्रांसपोज का क्या है, सिंबल है। देखिए इसको हो सकता है ये इसका अगर आपको ऑर्डर पता है तो उससे भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 1, 2 रो 1 कॉलम। तो इसका जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, 2 × 1 आएगा। ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, 2 × 1, तो इसका आएगा 2 × 1। अब जब 2 × 1 का मैं ट्रांसपोज करूँगा तो पलट के क्या आ जाएगा, पलट के मतलब कि 2 रो 1 कॉलम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉलम 1 रो हो जाएगा, यानी 1 2 हो जाएगा। 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। तो देखिए ऑप्शन तो इस चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो कि 1 रो 2 कॉलम में है, तो इसका बड़ी आसानी से आंसर 17 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर। किस वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स है सिंगुलर होगा। तो मैट्रिसेस सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट यानी x1 x + 1 2 x + 1 2 इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 0, तब ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 से इंटू हो जाएगा x + 1 = 0 हो जाएगा। तो 2x - x - 1 = 0 हो जाएगा। 2x में से x किया तो x और -1 उधर जाके हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यही हो जाएगा, x का वैल्यू 1 के लिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज = पूछ रहा है, ए का ट्रांसपोज पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसमें बनाता हूँ।
देखिए ए दिया हुआ है आपको कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू नहीं कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ए डैश निकालना है, ए डैश मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रो इसका कॉलम से इंटू हो गए, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में साइन बीच में ऐड होता है, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये रो सेकंड कॉलम से इंटू होगा, कॉस इंटू साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि कटने वाला है। अब इसी तरह यही चीज़ देखिए, माइनस साइन इंटू कॉस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस इंटू साइन प्लस कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद माइनस साइन इंटू माइनस साइन, सेकंड रो सेकंड कॉलम से इंटू होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो ज़ीरो हो गया, और ये आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग I2 बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, I2 ए नंबर, समझ रहे हैं। ये देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 13 नंबर। 13 कह रहा है कि डिटर्मिनेंट 3x x1, ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या दिए हैं, इक्वल दिए हो, तो x निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग मैट्रिसेस वाली गलती कर देते हैं, मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, ये जो सीधा सीधा लाइन दिख रहा है ना, ये आपको डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x x1 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 3 4 2 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू कर लीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होता है डिटर्मिनेंट, और यहाँ 3 1 जा 3 माइनस 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा, और x √8 क्या आएगा, +-2√2, +-2√2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन x इक्वल टू 0। k का किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 0, k का किस वैल्यू के लिए फॉर विच द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन तो अधूरा है, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो मुझे लगता है ये एक्चुअली पूछ रहा है व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस पूछना चाह रहा है कि x का क्या मतलब k का यहाँ क्या वैल्यू होगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पहले ही बोल दिया x इक्वल टू 0 पे k मिल रहा है, यानी कि फंक्शन f0 पे क्या मिल रहा है, k मिल रहा है। अब कंटिन्यूअस के लिए LHL और RHL इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो LHL जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, LHL हो या RHL हो, दोनों यहाँ पे क्या आएगा, दोनों यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस या 0 माइनस, होगा तो 0 ही, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सब्जेक्टिव नहीं बना रहा, थोड़ा शॉर्टकट चलेगा यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 0 fx, 0 टेंस टू मैंने 0 टेंस टू पे मैंने 0 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन होगा, साइन 2x बाई 5x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 5x, और ये किसके बराबर की वैल्यू होगा, f0 के बराबर होगा। पढ़े होंगे ना कि LHL मतलब LHL RHL, LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू fx या f0 जित पे वो निकालने बोला, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लिमिट सॉल्व करना है एक तरह से, तो साइन थीटा बाई थीटा चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा बाई थीटा चाहिए। तो साइन 2x है, चाहिए मुझे 2x, तो उसमें से x तो पहले से ही मालूम है दिया हुआ यहाँ पे, बस मुझे 2 का कमी है, तो 2 मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। और पहले से यहाँ
ऑलरेडी था ना 5x के साथ 5 और इक्वल टू f0 तो k आया हुआ है, देखिए f0 k दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ इसका लिमिट तो सॉल्व हो जाएगा, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है और यहाँ पे हो गया 2/5, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे इसका आंसर यही होना चाहिए, k इक्वल टू होना चाहिए 2/5। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है कि y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स देन dy बाई डी। डिफरेंशिएशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए y बराबर लिखा हुआ है साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन dy हो जाएगा, y प्लस है यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, और dy बाई डी एक्स भी होगा, यहाँ पे y है इसमें, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस वाई बचेगा, 1 प्लस कॉस वाई बचेगा, और इक्वल टू यहाँ पे है माइनस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई, ये कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस वाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 15 का सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो इसमें लिख रहा है कि y इक्वल टू लिखा हुआ है log cos e टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स निकालना, डिफरेंशिएट कर दिए, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। log x देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहले log का करेंगे फिर cos का करेंगे तब ex का करेंगे। log x का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/cos e का पावर x हो जाएगा, फिर cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन e का पावर x हो जाएगा, और फिर e का पावर x का क्या हो जाएगा e का पावर x हो जाएगा। तो देखिए साइन बाई कॉस tan होता है, देखिए दोनों का थीटा सेम है, e का पावर x, तो माइनस tan e का पावर x लिख सकते हैं, और उसमें भी ex बाहर उधर इंटू किया हुआ था, तो माइनस e का पावर x tan e का पावर x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि y इक्वल टू 10 टू पावर 100 है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए इधर तो y का डी बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन इधर कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपको 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स निकालना है। तो x प्लस 2y इक्वल टू लिखा हुआ है 6, डिफरेंशिएट कर दीजिए, x का 1 हो जाएगा, y यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y का 2 डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर कांस्टेंट है तो इधर 0 हो जाएगा। तो सिंपल डी बाई डी एक्स, 2 डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1, और डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, 19 कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एट इक्वल टू एक्स इक्वल टू π/2 पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व पे, तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ, डी बाई डी एक्स निकाल लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन डी बाई डी एक्स यही ना स्लोप होता है डी बाई डी एक्स, लेकिन किस पॉइंट पे, जब x की वैल्यू π/2 होगी तब, यानी कॉस π/2, कॉस 90 कितना होता है 0, तो स्लोप कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द इंटरवल इन विच वाई एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तो ये बाई क्या है यू भी है, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, ई का पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस, फिर ई का पावर माइनस एक्स को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x, ऐसे ना यू भी सॉल्व होता है शॉर्टकट में। तो ई का पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बचेगा, उसमें भी इस दोनों में भी x कॉमन ले लो, तो x ई का पावर माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा, माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा। तो ये एफ डैश एक्स आया, डी वाई डी एक्स को एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं,
फॉर इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को ले लेते हैं ग्रेटर देन 0। तो देखिए एफ डैश एक्स में 3 फंक्शन है, एक्स ई का पावर माइनस एक्स। तो देखिए हम जानते हैं कि ई का पावर माइनस एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चेक करना इस पर, मतलब माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और देखिए एक्स का इस एक्स का वैल्यू पे 0 आएगा, एक्स का क्या आएगा, इस पर 0 आ जाएगा। अब देखिए इन माइनस है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो हम जानते हैं नेगेटिव उधर भेजने पे इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो ये दे रहा है एक्स लेस देन 2, और ये तो 0 से ग्रेटर देन होगा ही, पॉजिटिव होने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा। तो यानी 0 से 2 के बीच में आ रहा है, 0 से 2 के बीच में, ओपन इंटरवल 0 से 2 के बीच में, समझ रहे हैं। तो एक तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग हो जाएगा ये फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 कह रहा द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, किस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये देखिए फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है 4x3, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना होगा। तो देखिए ये फंक्शन मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स इक्वल टू 4x3 माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 है। तो एफ एक्स इक्वल टू 4x3 माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x3 क्या हो जाएगा 3x², 6x², 6 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 72x का 72 हो जाएगा, और 30 का हो जाएगा 0। इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे हो रहा है 12x² माइनस 12x माइनस 72, ठीक है, ये 12 है। तो फिर डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी 12x² माइनस 12x प्लस है माइनस 72 लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो 12 को कॉमन ले लो, x² माइनस x माइनस 6 आ जाएगा लेस देन 0। तो x² माइनस x माइनस 6 लेस देन 0। अब x² माइनस x 6 का अगर हम लोग क्वाड्रेटिक तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² क्या लिखेंगे, माइनस 3x प्लस 2x लिख देंगे, माइनस 6 लेस देन 0। तो x कॉमन लो तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लो तो x माइनस 3 बचेगा लेस देन 0। तो यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 2 लेस देन 0 आ जाएगा। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, एक 3 बनेगा, एक माइनस 2 आएगा, तो इधर माइनस 2 इधर क्या हो जाएगा 3। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेस देन 0 यानी नेगेटिव वाला वैल्यू। तो नेगेटिव वाला 2 माइनस 2 से 3 के बीच में हो जाएगा, नेगेटिव रीजन यही ना है। तो माइनस 2 से 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, माइनस 2 से 3 पे ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कह रहा है ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई कॉर एक्स का इंटीग्रेशन आपको करके दिखाना है यहाँ पर। तो देखिए इसमें अगर आप नीचे वाला में ई का पावर एक्स को आप पुट कर लें, देखिए पुट कर लीजिए ई का पावर एक्स को जेड मान लीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई का पावर छोड़ देंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, फिर एक्स को छोड़ देंगे, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और यहाँ ई का पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। यही ऊपर में है, देखिए ध्यान से, यही ऊपर में है, तो इंटीग्रेशन ऊपर वाला बन जाएगा डी जेड, नीचे वाला बन जाएगा कॉस स्क्वायर जेड, कॉस स्क्वायर जेड, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके बनेगा सेक स्क्वायर जेड डी जेड। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन जेड होता है प्लस सी, और जेड आपने जो माना था क्या, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, टेन एक्स ई का पावर एक्स सी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में कह रहा है डी एक्स बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप डी एक्स के साथ क्या है 1 है, बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 को आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये दो हिस्सा में बट जाएगा, एक होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और एक होगा कॉस स्क्वायर के साथ बढ़ जाएगा डी एक्स अलग अलग, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर खत्म, साइन स्क्वायर खत्म, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर 10x माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर बी 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ गए? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का पावर 3। तो एक्सपोनेंशियल को हम लोग का पावर को पुट कर लेंगे, पुट एक्स क्यू को जेड मान लेते हैं, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो डी एक्स निकाल लीजिए। ऐसे तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है, देखिए यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग करेंगे तो डी जेड बाई 3 आएगा, नहीं तो आप डी एक्स अलग करके भी आप बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या लिख देंगे डी जेड बाई 3, और ई का पावर एक्स क्यू को ई का पावर जेड लिख सकते हैं, ई का पावर एक्स क्यू को तो हमने जेड माना था, तो 1/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ई का पावर जेड डी जेड, ई का पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है ई का पावर जेड ही होता है, और 1/3 ई का पावर जेड, जेड को लिख देंगे एक्स क्यू प्लस सी। ऑप्शन नंबर 1/3 ई का पावर एक्स क्यू सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इसमें भी इंटीग्रेशन करना है dx बाई 4 प्लस 9s स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है 0 से 2/3, यह डेफिनेट का क्वेश्चन है, 0 से 2/3 dx बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो 9 है वो कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 9 को हमको हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे 1/9 यहाँ दे देंगे, 0 से 2/3 था ही, और dx बाई क्या हो जाएगा 9 हटा करके इसके नीचे दे देंगे, शॉर्टकट है 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हट जाएगा। एक्चुअली 9 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1/9 तो था ही, 0 से 2/3 dx बाई, और यहाँ क्या बच रहा है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इंटीग्रेशन याद हो तो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था 1/a, यानी 2/3 का हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x बाई ए, x और 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको लिमिट जो है कि है 0 से 2/3। ठीक है, 3 जा 9 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। क्या आ जाएगा 1/6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट। एक बार 2/3 डालेंगे x के जगह पे तो tan इनवर्स 1 बचेगा, और एक बार 0 डालेंगे तो माइनस tan इनवर्स 0 बचेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। tan 45 में 1 आता है, इसलिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, और इसका हो जाएगा 0, तो π/4 माइनस 0 π/4 हो जाएगा, और 6 से यहाँ इंटू हो जाएगा, 6 से यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो π/ कितना हो जाएगा 24। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, π/24। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26 कह रहा है आपको डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है आपको डिग्री निकालना है। तो इसमें देखिए हायर डेरिवेटिव देखिए कौन है, ये देखिए सिंगल y है, y डैश है, मैंने dy/dx है, d2y/dx स्क्वायर है, आई dq3d3, मतलब y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है d3y/dx3। ठीक है, d3y/dx3 बोलते हैं, सॉरी। तो ये हाईएस्ट हो गया, और इसका पावर कितना है 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। डिग्री हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखते हैं, वही कहलाता है डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx इक्वल टू hx/y कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्सटीट्यूशन। क्या आप सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखिए ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस में x को हम लोग y को क्या मानते हैं vx मानते हैं ना,
y को क्या मानते हैं, bx मानते हैं। अगर आप होमोजीनियस बनाए होंगे तो y इक्वल टू bx जरूर पुट किए होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, y इक्वल टू bx। अगर यही क्वेश्चन dx बाई dy करके लिखा होता, dx बाई dy करके लिखा होता और x y बाई x लिखा होता तो उल्टा हो जाता, x इक्वल टू भी वाई पुट करते, x इक्वल टू क्या पुट करते, भी वाई पुट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये लीनियर का फॉर्म नहीं है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये लीनियर का फॉर्म होता है। तो इसमें p का वैल्यू दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा e का पावर p dx इंटीग्रेशन e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू 1 है 1 dx, मतलब e का पावर x आ जाता, e का पावर x क्या आ जाता है, x आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर क्या लिखते हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx, ठीक है। तो y इंटू आई एफ होता है e का पावर x है, यहाँ पे q का वैल्यू 1 है, तो 1 और आई एफ कितना है, ये x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, e का पावर x dx का क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा प्लस c, y इंटू ई का पावर x हो जाएगा। अब क्या करना है, आंसर मिलाइए, कौन सा आंसर मिल रहा है आपसे, y अलग किया हुआ है, तो e का पावर इसको डिवाइड किया होगा तभी ना ऐसा हुआ होगा, तो e का पावर x प्लस c बाई ई का पावर x हुआ होगा। तो y इक्वल टू ई का पावर x से दोनों में बट जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस c ई का पावर माइनस x आ जाएगा, बट जाएगा तो c का जगह a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, 1 प्लस a ई का पावर माइनस x, यानी ऑप्शन नंबर a में मैच कर रहा है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि a कैप एंड b कैप 2 यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन a कैप प्लस b कैप इज ए यूनिट वेक्टर इफ थीटा, कौन सा थीटा होगा, अगर a प्लस b क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा तो देखिए इसमें a कैप प्लस b कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, ओके यूनिट वेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा दूं एक बार कि a कैप एंड b कैप भी 2 यूनिट वेक्टर, थीटा उसके बीच का एंगल है, तो a कैप प्लस b कैप यूनिट वेक्टर होगा अगर थीटा निकालना है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो a कैप प्लस b कैप का मॉड क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, मॉड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप a कैप प्लस b कैप का मॉड का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप फार्मूला है वेक्टर में, ठीक है। मॉड a का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a डॉट a लिख सकते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर है। तो देखिए इस दोनों का डॉट करेंगे a डॉट a हो जाएगा, प्लस a को b से डॉट करेंगे a डॉट b हो जाएगा, प्लस b डॉट a हो जाएगा, प्लस b डॉट b हो जाएगा, ऐसे इंटू होगा ना जिस तरह आप अलजेब्रा में इंटू करते हैं, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए a डॉट a को मॉड a का स्क्वायर बोल सकते हैं, b डॉट b को मॉड b का स्क्वायर बोल सकते हैं, a डॉट b डॉट a एक ही बात है, b डॉट a भी a डॉट b होता है, तो इसको 2a डॉट b भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये भी यूनिट वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2a डॉट b को लिख सकते हैं मॉड a मॉड b कॉस थीटा, ठीक है, मॉड बी कॉस थीटा, और ये भी 1 हो जाएगा बराबर 1 हो गया 2 प्लस 2, मॉड बी भी तो 1 है ना, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं। मॉड यूनिट वेक्टर पहले ही बोल दिया है, तो मॉड ए का वैल्यू और मॉड बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, मॉड ए और मॉड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो कॉस थीटा भी क्या आ जाएगा, 1/2 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -½ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -½ हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू -½ कब आता है, तो हम जानते हैं कॉस थीटा फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हाफ कब आता है कॉस में, पहला क्वाड्रेंट में, बताइए हाफ कब आता है, 60 में आता है, कितने पे आता है
60 डिग्री में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में वही वैल्यू रिपीट करेगा 120 डिग्री में, कितना 120 डिग्री पे आएगा। यानी कॉस थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं कॉस 120 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री 120। और 120 को क्या लिख सकते हैं आप, 120 को 2π/3 लिख सकते हैं। 2π/3 π/3 होता है 60, तो 2π/3 हो जाएगा 120। अभी मैंने दिखाया था कि कॉस थीटा 120 पे आता, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह क्रॉस इस तरह आप देखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आई है, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो देखिए जे क्रॉस के जा रहा है, जे से के जा रहा है, उल्टा तो नहीं जा रहा है, एकदम बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, उल्टा तो नहीं जा रहा है इस तरह से, जैसे एरो का अपोजिट नहीं जा रहा है। तो जे क्रॉस के में आई मिलेगा, तो यहाँ पे आई डॉट और ये आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है इफ द लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड एक्सिस द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन होता है, पढ़े होंगे एल एम एन होता है। तो एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फ़ा। तो पहला एंगल 90 डिग्री है कॉस 90 कितना होता है कॉस 01 होता है, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। एम हो गया कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 वही हो जाएगा जो कॉस 45 में होता है, लेकिन नेगेटिव होगा। क्या होगा अभी मैंने बताया ना सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, 45 का रिपीट करेगा 135 में, तो कॉस 135 हो जाएगा कितना -1/√2 -1/√2। और एन हो गया तीसरा एंगल कॉस 45, तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, यानी कि आपका हो गया 0 -1/√2 1/√2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32 एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लें x1 y1 z1 और एक पॉइंट है x2 y2 z2। इसका मुझे इक्वेशन लिखना है, ए बी पॉइंट से पास हो रहा है, तो लिखते हैं x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1, और नीचे यहाँ पे हो जाता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और बाई z2 माइनस z1, यही होता है। तो इसी इक्वेशन पे आप सेट कर लीजिए। तो पहला 0 0 0 है, इसके जगह पे क्या है 0 0 0 है, और दूसरा इक्वेशन के दूसरा पॉइंट है 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 और 3, ठीक है, सेट कर लीजिए। x माइनस 0 बाई 5 माइनस 0 हो जाएगा, y माइनस 0 बाई क्या हो जाएगा y2 माइनस 2 माइनस 0 और z माइनस 0 बाई क्या हो जाएगा 3 है, तीसरा पॉइंट क्या है z2 3 है, 3 माइनस 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 3 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो यानी x बाई 5 इक्वल टू y बाई माइनस 2 इक्वल टू z बाई 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, ये प्लेन है और ऑरिजिन से इसका क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपका प्लेन है, मान लीजिए ये आपका प्लेन है, प्लेन का नाम है 2x प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4z और 6 को इधर ले आए -6 इक्वल टू 0, और ये जो ऑरिजिन है 0 0 0, इससे इसका क्या निकालना है दूरी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका कोएफिशिएंट उसका कोएफिशिएंट इंटू कर लीजिए, 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 0 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 4 इंटू 0, और यहाँ पे -6 का मॉड यहाँ पे मॉड हो जाएगा बाई इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ क्या आएगा, ऊपर में बचेगा ओनली -6 का मॉड और नीचे क्या होगा 4 9 और 16 और 4 20 और का 29 हो जाएगा, 20 और 9 29, यानी 6/√29, ऑप्शन नंबर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं, याद होगा आपको फॉर्मूला 2 इंटू 0 -3 इंटू 0 4 इंटू 0 और -d, पढ़े होंगे। ax1 ऐसे था ax1
प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता था आपका प्लेन से किसी पॉइंट का दूरी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 34 कह रहा है कि द प्लेन, ये और ये क्या है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि इंटरसेक्ट कर रहा वाई एक्सिस या नन ऑफ दिस है। तो पहला प्लेन तो सही फॉर्म में लिखा है, बस 5 इधर होगा। दूसरा फॉर्म देखिए, दूसरा फॉर्म को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए 5x माइनस 2.5y प्लस 10y 10z माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 6 को अगर उधर भी लिख देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, तो रहने देते हैं उधर ही 6। क्या इसमें कॉमन है, 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 0.5 बचेगा प्लस 2z बचेगा इक्वल टू 6। अब देखिए 5 यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 को उधर भेज देंगे, ये 5/10 हो जाएगा। 5/10 को 1/2 लिखते हैं, 1/2 प्लस 2z इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 6/5। क्या हो जाएगा 6/5। अब देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x माइनस 5 प्लस 4z और 2 चला जाएगा उधर 12/5। तो मैं यार यही दिखाना चाह रहा था कि ये जो प्लेन का इक्वेशन है और ये जो प्लेन का इक्वेशन है, दोनों में x और y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, 2x और 2y। 4z भी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है। तो जब इस तरह का हो तो दोनों प्लेन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। परपेंडिकुलर का मैं बता दूं कि कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है और एक का साइन भी इंटरचेंज होता है। यानी कि जैसे जो यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है वो यहाँ पे y पे होना चाहिए था, और जो यहाँ y का कोएफिशिएंट है वो x पे होना चाहिए था, और एक का साइन चेंज होगा। मतलब जैसे मान लीजिए -1 है तो यहाँ पे +x हो जाएगा, समझ गए। और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी चेंज रहेगा, तो वो परपेंडिकुलर का निशानी है। अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन वेयर कार्टेशियन इक्वेशन। इसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। पढ़े होंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। जिसमें क्या होता है, ए वेक्टर वो पॉइंट होता है जिससे वो पास कर रहा है। तो यहाँ जो पॉइंट जिससे पास कर रहा है वो है 5 -2 और 3। ठीक है, देखिए x +5 है, x क्या -5 है तो -5 सही लिखा हुआ है बाई 1, और इक्वल टू y +2 लिखा हुआ है। यहाँ पे +2 को हम लिख सकते हैं y माइनस y2 माइनस y माइनस -2 और इक्वल टू z -3/-5। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है यही ए वेक्टर बनता है। यानी आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर आपको हो जाएगा 5i कैप -2j कैप और +3k कैप। ठीक है, अब प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन बनता है, ये नीचे वाला, वो होता है i कैप +2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा i कैप +2j कैप और -5 लैम्डा k कैप 5k कैप। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है बताइए, 5 -2 3k प्लस लैम्डा i2 -5k, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से चेक कर लूँ, 5 -2 + 3k i2j -5k इज़ द करेक्ट आंसर। समझ रहे, वेक्टर इक्वेशंस बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, जैसे जेई में बैठेंगे, तो वेक्टर बहुत पूछा जाता है आपसे, तो वेक्टर को आप अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 वो कह रहा है कि ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है, और कोई है जो इवन है साथ में साथ प्राइम नंबर भी है। डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है ना डाइस में, तो 2 है, तो दोनों डाई पे 2 ही होना चाहिए, नहीं 2 तो 2 तो एक ही केस है, तुम्हारा इवेंट हो गया 2 यानी एनी हो गया आपको 1, और एनएस तो आपको जानते हैं कि 2 डाई फेंकते तो 36 हो जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एनी बाय एनएस यानी 1/36। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय।
दिया हुआ है कि उसमें से एक बॉय है, तो ये कंडीशनल का क्वेश्चन है। तो दो कंडीशन यहाँ, दो इवेंट बनेगा। एक कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। तो पहले दो चिल्ड्रन का सैम्पल स्पेस बना लीजिए। क्या क्या बनेगा? या तो दोनों लड़का होना चाहिए, या तो दोनों लड़की होनी चाहिए, या तो एक पहला लड़का और दूसरा लड़की, या पहली लड़की दूसरी लड़का, गर्ल बॉय बॉय गर्ल। समझ रहे हैं? ठीक है। BB फॉर बॉय बॉय, GG फॉर गर्ल गर्ल। ठीक है। तो यहाँ पे दो इवेंट बनेगा। एक जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बोथ आर बॉयज़, दोनों बच्चे क्या होने चाहिए? बॉयज़ होने चाहिए। और B नंबर पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय। ये गिवन है, गिवन डैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो मुझे पूछ रहा है PA/B पूछा जा रहा है। तो PA/B का फॉर्मूला क्या होता है? P भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, जब सैम्पल स्पेस सेम है। तो NA इंटरसेक्शन B/NB भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट। A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों का कॉमन, मैंने A और B जो कह रहा है स्टेटमेंट, दोनों का कॉमन, मैंने दोनों लड़के भी होने चाहिए और उनमें से कम एक लड़का होना चाहिए। दोनों लड़के भी होने चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही बन रहा है BB, तो इसका संख्या हो गया 1। और NB मतलब हो गया एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय, उनमें से कम एक बॉय होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो बॉय भी हो सकते हैं। यानी कम से कम एक बॉय वाला ये हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा दो बॉय वाला ये हो गया, यानी 3 इवेंट हो गया NB। तो PA/B का आंसर आ गया 1/3, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 1/3। इस तरह की से कंडीशनल बनेगा। मैं सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, पहले मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स करा दो, फिर जल्दी से मैं सब्जेक्टिव का भी पेपर ले करके आऊँगा, तीनों मॉडल शिफ्ट का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। लेकिन प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच पहुँचाएँ। इसको देखें, आपका एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन विच आर द ट्रू। AB इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनमें से कौन ट्रू है? इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है? PA इंटरसेक्शन भी क्या होता है? PA इंटू PB होता है। यही ऑप्शन है, डायरेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है। PA इंटू PB होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 कई बार पूछा जा चुका है, PE/F। ठीक है, E' लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट याद रखिए, इसका होता है 1 - PE/F। E/F ये होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ क्यों होता है और कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? PE/F कंडीशनल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ PE/ इंटरसेक्शन F/PF। यही ना होता है कंडीशनल का फॉर्मूला। E/ इंटरसेक्शन F का मतलब होता है E - F। क्या होता है? E - F। मान लीजिए E है और ये मान लीजिए F है, ये E है और F है, तो इसकी बात हो रही, इसी को हम लोग बोलते हैं E/ इंटरसेक्शन F। तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए PF में से, PF मतलब ये, PF में से ये दिख रहा है PF में से ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है। PF में से ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट क्या है? E इंटरसेक्शन F है। ठीक है, इसको E इंटरसेक्शन F बोलते हैं। ठीक है। नीचे क्या है? PF है। PF दोनों हिस्से में बांट देंगे, तो 1 - PE इंटरसेक्शन F/PF हो जाएगा। और इसी को PE/F बोलते हैं। PE/ क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। तो यही तो मैं बोल रहा था कि PE/F का आंसर क्या आ जाएगा? 1 - PE/F। ऑप्शन नंबर C। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में कह रहा है इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब 10 आर डिफेक्टिव, 100 बल्ब में 10 डिफेक्टिव हैं। क्या प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 नन इज़ डिफेक्टिव। 5 सैंपल आपको बल्ब निकालना है, यानी 100 बल्ब का लॉट है, उसमें से 5 बल्ब आप निकाल रहे हैं और उसमें से क्या बोल रहा है कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है। बाइनोमियल पढ़े होंगे, जिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सक्सेस होता है। किस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है? डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव मेरा सक्सेस है, डिफेक्टिव मेरा क्या है?
डिफेक्टिव बल्ब निकालना, ये क्या है, सक्सेस है, ठीक है। तो सक्सेस को हम P से दिखा रहे हैं। डिफेक्टिव कितना है आपका, डिफेक्टिव है 10, तो 10/100 हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा 10/100 यानी 1/10। तो फेलियर क्या हो जाएगा, 1 - 1/10 यानी 9/10 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 बल्ब निकाल रहे हैं तो यही आपका n का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप और बाइनोमियल में आप पढ़े होंगे Px = R = होता है NCR सक्सेस का पावर हो जाएगा R और फेलियर का पावर हो जाएगा n - R। पढ़े होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे। तो x = R यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0, क्योंकि नन डिफेक्टिव निकलना चाहिए, यानी एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। डिफेक्टिव को हम सक्सेस मान रहे हैं और यहाँ R का वैल्यू हो गया 0, माने एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो Px = 0 यानी हो जाएगा 5 से 0, P का पावर हो जाएगा 0 और Q का पावर क्या हो जाएगा, 5 - 0 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब PQ का वैल्यू सेट कर दीजिए। तो 5 से 0 कुछ नहीं होता, 1 होता है। P का पावर 0 भी किसी का ही पावर 0 1 होगा, बच गया Q तो आपको 9/10 है, तो 9/10 का पावर क्या हो जाएगा, 5, यानी आंसर हो जाएगा 9/10 का पावर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 9/10 का पावर 5। इज दैट क्लियर। तो ये था आपका सेट नंबर 2। मैं सेट नंबर 3 भी जल्दी ही लाने वाला हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में। छोटे अपने भाई बहन हैं उनको भी बताएं। मैं क्लास 11 स्टार्ट करने वाला हूँ अगले नए सेशन में, और क्लास 12 भी स्टार्ट करना है। बिल्कुल हर चैप्टर ईजी तरीके से, ईजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।